नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोट्सबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि एक रिपोर्ट है यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित किया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी यह 11 दिसंबर 1946 में किया गया था और इसमें टोटल जो सदस्य थे आपके 42 सदस्य थे। भारत भी संस्थापक देशों में सम्मिलित था। और यहीं अगर यूनिसेफ की मुख्यालय की बात की जाए तो हेडक्वार्टर इसका जो है वह आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। NY से समझ लीजिएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। और यह चिल्ड्रेन जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनके लिए जो इमरजेंसी में नीड होता है उसके लिए यह देखभाल करता है। और प्रत्येक जो भी इसके हस्ताक्षर करता या देश होते हैं उन सभी देशों में यह इसके एक हेडक्वार्टर के रूप में काम करता है। और उस देश में एक विशेष पर्सन को सद्भावना दूत के रूप में चुना जाता है। जैसे अगर भारत की बात की जाए तो यह UPPCS BPSC में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि इस बार के सद्भावना दूत किसे बनाया गया है। अगर बात किया जाए तो मई, याद रखिएगा, मई 2024 से आपका जो सद्भावना दूत हैं वह आपकी करीना कपूर हैं, जो एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं, करीना कपूर। यही है वर्तमान समय में यूनिसेफ की आपकी सद्भावना दूत, अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो। आइए हम लोग इसमें चलते हैं अंदर कि क्या रिपोर्ट है और क्या सबसे महत्वपूर्ण इसके व्यू हैं जो रिपोर्ट में कही गई बातें हैं उसके अनुसार देखा जाए। रिपोर्ट का जो यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है उसका नाम जो है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2024, इसे शॉर्ट फॉर्म में SOWC 2024 भी कहा जाता है। यह जो बच्चों को लेकर वर्तमान परिस्थिति में, जैसे जलवायु परिवर्तन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, अगर वहीं बात की जाए इजराइल फ़लस्तीन जो वार चल रहा है, लेबनान या अन्य देशों में इजराइल के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों पर गहराई से जो है एक प्रतिबिंबित किया गया है कि क्या इसमें घटनाएं हैं और बच्चों के जो भविष्य है उसको लेकर क्या क्या दिक्कतें हैं वर्तमान समय में, या जलवायु परिवर्तन को लेकर बच्चों के सामने क्या विकट स्थिति आई है, उसी को यह संदर्भित करते हुए, गर्भित करते हुए यह दिखाया गया है। इसमें यह कहा गया है विश्व एक अभूतपूर्व संकट से सामना कर रहा है, जिसमें लगभग आधे बच्चे का यहाँ पर एक अनुमानित संख्या दी गई है 1 अरब जनसंख्या। और 1 अरब जो जनसंख्या, यदि अगर जनसंख्या दिवस की बात की जाए तो जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। यह 1987 से मनाना प्रारंभ हुआ है। यह भी आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। जब विश्व की जनसंख्या जो है वो 5 अरब हुई थी, उसी दिन से 11 जुलाई से यह मनाया जाता है और यह प्रति वर्ष मनाया जाता है। और थीम भी इसका होता है, परीक्षा में थीम और दिवस भी पूछ देता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। ऐसे देशों में जहां जलवायु और पर्यावरणीय खतरों से जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं जब जलवायु परिवर्तन होता है तो जो हमारी जो शरीर होती है, जो एक मैच्योर लोग होते हैं या बड़े लोग होते हैं, उनकी शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वह ज़्यादा अच्छे होती है, वह लंबे समय तक उसको झेलने के लिए, उससे लड़ने के लिए होती है। जबकि बच्चों में यह इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, वह बहुत ही पुअर और बहुत ही वीक होती है। अगर खास कर बात की जाए 0 से 5 वर्ष के बच्चों में तो इनमें बहुत ज़्यादा। अगर वहीं बात किया जाए, अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो वहाँ पर खाद्यान्न संकट या तो अन्य तरह की बाढ़ या सूखा, अन्य तरह की दिक्कतें जो होती हैं, तो उनको सुपोषण
सही मात्रा में जो पोषण होता है वह नहीं मिल पाता है, जिससे वह कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और जब कुपोषण का शिकार होते हैं तो उनका या तो ओवरवेट या तो वेट के आधार पर उनका लंबाई न बढ़ना, या तो पतला, या तो जो बॉडी के अनुसार उनकी बनावट होती है उसमें काफ़ी तरह की कमियां आती हैं। और इसे आपके मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में भी ऐसी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं इस पर। विश्व के बच्चों की स्थिति की बात की जाए तो इसमें यह जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा, जैसा कि पहले ही मैं बतला चुका हूं, और यह वार्षिक प्रमुख प्रकाशन है। जो रिपोर्ट है यह प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में SOWC कहा जाता है। और आप लोग जैसा 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, तो उस समय जो विश्व की स्थिति थी, सेकेंड वर्ल्ड वार लगभग समाप्त हुआ था और आपका विश्व में 2-3 वार उस समय जारी हो गए थे, जैसा कि शीत युद्ध देखेंगे, या तो कोरिया का युद्ध देखेंगे, या तो फिर बाद में आप जो कहा जाए एक तरह से विश्व में बहुत उथल पुथल था। जब भी उथल पुथल की स्थिति होती है तो जो बच्चे होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप इस समय देख रहे हो, अगर रोज का रोज अंतर्राष्ट्रीय न्यूज को अगर फॉलो करते होंगे तो आपको यह मालूम चलता होगा कि जो गाजा और फ़लस्तीन वाला जो एरिया है या लेबनान वाला है, वहाँ पर हमले हो रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चों की इतनी विकट स्थिति है। आप अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा रक्षक और बहुत बड़ा क्या कहा जाए कि सिविलाइजेशन को फॉलो करने वाला सभ्य एक ऐसा देश के रूप में अपने आप को परिभाषित करता है। जबकि अगर उसके डार्क पहलू को देखेंगे तो अमेरिका ही वह देश है जो इन सब युद्धों को बढ़ावा देता है। और बढ़ावा इन सेंस देता है क्योंकि यह कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में वह अम्ब्रेला की तरह इजराइल के साथ खड़ा है, जबकि वहाँ पर इतने मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है कि समझ लीजिए एक कोई घेरा बना दिया जाए और उस घेरे में बार बार बमबारी हो, और जो जहां व्यक्ति है, मान रहा हूं कि कुछ लोग गलत हैं और कुछ लोग गलत हैं, तो उसके आधार पर आप सभी बच्चों या बड़े लोग जो उनके माता पिता हैं सबकी हत्या करना एक साथ एक सामूहिक हत्याकांड के रूप में यह देखा जा सकता है। तो उसमें बच्चों की बहुत दर्दनाक स्थिति है। चूँकि अमेरिका यह कहता है कि मैं वहाँ पर अपने तरफ से राहत सामग्री भेजने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर बाद में मैं कई तरह के इजराइल पर दबाव डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी वह स्थिति सुधरी नहीं है। और अगर ट्रंप आने के बाद कहा जाए तो ट्रंप तो पूरी तरह इजराइल के फेवर में है, और वह फ़लस्तीन को जो 1948 में जो यूएनओ द्वारा 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया गया था, उसको भी वह मानने के लिए एक तरह से कहा जाए तो नहीं है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अब लगता है कि फ़लस्तीन का अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। तो इसमें विकलांग बच्चे जो होते हैं उनकी भी विकलांग 2 प्रकार के होते हैं। एक आपके जन्मजात विकलांग होते हैं। अगर उस आधार पर देखा जाए तो विश्व में अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान है वह विश्व में जन्मजात विकलांगता, यहाँ पर पोलियो का प्रभाव अभी भी देखा जा रहा है। और एक जो होते हैं युद्ध या अन्य कारणों से वह विकलांगता के चलते होते हैं। जैसे युद्ध संघर्ष में मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके पैर कट गए या एक आंख से अंधा हो गया, तो वह भी विकलांगता की श्रेणी। और बाल श्रम की बात की जाए तो बाल श्रम में भी एक समय 1990-92 था, तो उस समय अमेरिका इनडायरेक्टली भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था, क्योंकि अमेरिका कह रहा था कि भारत में जो भी चीज़ें बनती हैं उसमें कहीं न कहीं बाल शोषण का जो एक तरह से है बू आती है, मतलब एक तरह से स्मेल आती है, गंध आती है। इसीलिए भारत के जो जितने भी प्रोडक्ट थे उस पर वह प्रतिबंधित करने लगा था। अगर वहीं बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका की जो कंपनियां थी जो लैटिन देशों में स्थापित थी, वहाँ पर जो
सामान प्रोडक्शन होता था उसके अगर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वहाँ पर आपका जो भी प्रोडक्ट बनता था उसमें कहीं ना कहीं बाल श्रम का वहाँ पर भी वह चीज़ें था। इसमें सबसे बड़ा कारण होता है कि आपकी रिसर्च डेवलपमेंट कितनी अच्छी है। अगर आपके अंदर आकर एक देश पूरा जान जा रहा है, आप उसके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी यह कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो उस समय हमारे प्रोडक्टों का जो बाइकाट किया था अमेरिका, उसके पीछे यह भी एक कारण था। शहरीकरण, अगर शहरीकरण जब भी होता है तो वहाँ पर जो माइग्रेट करके लोग जाते हैं विभिन्न, इसमें जो होता है पुल इफेक्ट और पुश इफेक्ट दोनों काम आता है। तो यह जो इफेक्ट होता है इसमें जो गांव में लोग होते हैं उनको किसी न किसी रोजगार नहीं मिलता है, या तो आपका छिपी बेरोजगारी होती है, उसके चलते उनको शहरों की तरफ भागना पड़ता है। और वहीं अगर पुश इफेक्ट जो होता है धक्का देना, तो वह भी गांव में देखा जाता है। और पुल इफेक्ट जो होता है शहरों का जो आजीविका, या तो उनको 365 दिन लगातार उनको काम मिलना कुछ दिनों को छोड़ के, यह भी एक प्रमुख कारण है। शहरों में इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आते हैं शहरों में, तो वह कहीं ना कहीं एक तरह से अगर उनके पास पैसे की कमी है या वैसे, तो एक स्लम बस्ती बनाते हैं और वहाँ पर जो बच्चे रहते हैं उनकी भी जो लाइफ स्टाइल होती है वह बहुत ही पुअर होती है, और वह कुपोषण का या शिक्षा के अभाव में उनकी बहुत ही स्थिति दयनीय हो जाती है। अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास की बात की जाए तो यह भी एक प्रमुख कारण है। और वहीं इसके साथ ही अन्य जो संबंधित इससे मुद्दे हैं, यह बच्चों को प्रभावित करने वाले वैश्विक रुझानों का सबसे बड़ा विश्लेषण बन गया है वर्तमान समय में। इसी के आधार पर आपका विश्लेषण किया जाता है। अगर बात किया जाए आगे, हम लोग चलते हैं तो आगे अगर देखा जाए तो इस वर्ष जो है विश्व के बच्चों की स्थिति का जो रिपोर्ट जारी हुआ है, यह 20 नवंबर को जारी किया गया है, जिसे विश्व स्तर पर विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 नवंबर को। बच्चों के लिए और बच्चों के द्वारा कार्यरत जो यूनिसेफ संस्था है, यह वार्षिक दिवस जिसका फोकस है भविष्य को सुनो। भविष्य को सुनो का मतलब जो बच्चे आज हैं वह आने वाले भविष्य के आपके आधार स्तंभ बनेंगे। वह एक तरह से मेरुदंड के रूप में आपके काम करेंगे। जो कोई देश है, अगर मान लीजिए आज जो बच्चे हैं जिनकी अवस्था 15-20 साल है, वह आने वाले 10-15 साल के बाद वहीं भारत की या अन्य जो देश के बच्चे हैं उनकी मेन आधार स्तंभ बनेंगे, और वह कहीं ना कहीं एक तरह से उस देश का इंजन, ग्रोथ इंजन के रूप में काम करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो मानव संसाधन होता है वह सबसे बहुमूल्य होता है। वहीं बात किया जाए युवाओं की आवाज़, वे किस प्रकार दुनिया चाहते हैं, यह भी सबसे प्रमुख चीज़ है। रिपोर्ट में 3 बड़ी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है जो अब से लेकर 2050 तक, मतलब आगे आने वाले भविष्य तक बच्चों पर गहरा प्रभाव डालेंगी, जिसमें है आपका जनसांख्यिकी बदलाव, मतलब जनसंख्या आप लोग जानते ही हैं, डेमोग्राफी चेंज किस प्रकार का हो रहा है, यह भी एक महत्वपूर्ण है। वहीं आपका जलवायु और पर्यावरणीय संकट, जो वर्तमान समय में क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है, यह भी एक प्रमुख कारण रहेगा। अग्रणी प्रौद्योगिकी, अगर अग्रणी प्रौद्योगिकी की बात की जाए तो आपका जो इस समय चल रहा है एआई चल रहा है, या बच्चों का जो झुकाव है वो मोबाइल की तरफ ज़्यादा जा रहा है, जिससे यह देखा जा रहा है कई देश जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गए या यूरोप के कई देश हो गए, वह तो अपने यहाँ एक कानून बना रहे हैं, और ऐसा कानून जो अभिभावकों को मानना जरूरी होगा। अगर वह नहीं मानेंगे तो उनको एक तरह से पनिशेबल किया जाएगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह ज़्यादा समय तक अगर मोबाइल या अन्य चीज़ें देखते हैं तो उन पर बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक वैश्विक बाल जनसंख्या जो होगी वह आपका 2.3 बिलियन के आसपास स्थिर हो जाएगी, और यह एक क्षेत्रीय वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। जैसे क्षेत्रीय वितरण, मान लीजिए यूरोप या एशिया के जो देश हैं कुछ जगहों पर
चेंजेज जनसंख्या इस समय जो लिंगा चाइल्ड जो हैं उनका जो जनसंख्या है वह क्षेत्रीय आधार पर उनमें बदलाव होगा। जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब देशों में चेंजेज देखने को मिलेंगे। अनुमान है कि 2050 तक विश्व की बाल जनसंख्या में भारत, चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान की हिस्सेदारी जो होगी वह 1/3 होगी। अगर बात किया जाए तो आपके 1/3 जनसंख्या यानी कि लगभग आपके 1 बिलियन जो जनसंख्या होगी वह इन्हीं देशों में होगी। और इन देशों की जो वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो अगर चीन को हटा दिया जाए तो यह देश जो हैं आपके अभी एक तरह से कहा जाए तो कुपोषण के सबसे बड़े केंद्र के रूप में है। भारत हो गया, नाइजीरिया हो गया, पाकिस्तान। अगर भारत में देखा जाए तो भारत की अगर बात किया जाए तो जो बीमारू राज्य हैं इनमें सबसे ज़्यादा आपका कुपोषण या अन्य समस्याएं जो बच्चों से लेकर हैं वह सबसे ज़्यादा इन राज्यों में देखी जा रही हैं। वहीं आज की तुलना में 106 मिलियन की गिरावट के बावजूद अनुमान है कि भारत की आबादी सबसे बड़ी जो होगी वह 350 मिलियन होगी जो हिस्सेदारी बच्चों की है वह। अगर वहीं बात किया जाए आप लोगों के सामने, मैं नोटबुक आईएएस पर अब चलता हूं, अपने नोटबुक आईएएस के भी बारे में बतला दूं आप लोगों के साथ में। तो अगर बात किया जाए बीपीएससी का 13 दिसंबर को आपका पेपर है और 13 दिसंबर को है। इसमें 3 शेड्यूल हमारे चल रहे हैं। पहले में आपका 15 है, फिर आपके 22 टेस्ट हैं, फिर उसके बाद आपके 34 हैं और इस समय ऑफर है सब पर आपका 50% छूट है। वहीं बात किया जाए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो कि 22 दिसंबर को है, इसमें आपका 25 टेस्ट है और 20 टेस्ट है। और हमारा ऐप जो है वह नोटबुक एडू फॉर ऑल या हमारा आईडी है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और आप लोग डाउनलोड कीजिए और इसे बेहद ही कम कीमत पर आप लोग खरीदिए। जो भी टेस्ट देना चाहते हैं उसे उस शेड्यूल को बाई कीजिए और आप रोज़ अपना प्रैक्टिस को बढ़ाइए और सफलता के आप एक मंजिल को हासिल कीजिए। धन्यवाद।